हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हमने पिछली क्लास में बात किया था मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया था। मोहनजोदड़ो एक किस प्रकार से अच्छी जगह, शहरी केंद्र का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है, हमने इसके बारे में इस टॉपिक में बात कर लिया था। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले शिल्प उत्पादन ये क्या होता है। आप लोगों ने गांव घर में सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरेलू तौर पर कई सारे काम करते हैं, घरेलू लेवल पर। तो यहाँ के लोग घरेलू तौर पर कौन कौन से काम करते हैं, तो घरेलू तौर पे देखा जाए तो कुछ लोग चरखा चलाते हैं। कुछ लोग देखोगे तो वो लोग सूत काटने का काम करते हैं। कुछ लोग खिलौने बनाते हैं। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो जो भी लोग इस प्रकार के काम करते हैं वह शिल्प उत्पादन के अंदर ही होता है। इसकी जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। मानचित्र एक में चनहुदड़ों को चिन्हित कीजिए। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मानचित्र एक पर चलते हैं। आइए देख लेते हैं मानचित्र एक में क्या बताया गया है और कहाँ पर चनहुदड़ो है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको चनहुदड़ो मिलेगा। जरा आप लोग ढूंढ करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जब तक कि मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि चनहुदड़ो कहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। यदि आप देखेंगे तो चनहुदड़ो आपको ये देखो, ये दिखाई पड़ रहा है चनहुदड़ो। ये जो चनहुदड़ो है यह किस नदी के किनारे है, तो ये जो है वह सिंधु नदी के ही किनारे बसा हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी की ही एक क्या है, ट्रिब्यूटरी है, और ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि आप इस चनहुदड़ो के साथ साथ देखोगे मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, धौलावीरा, इसके साथ गंभीरी वाला, कालीबंगन, बनावली, हड़प्पा, राखीगढ़ी, मित्ताथल, ये सभी के सभी जो आप स्थल देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे बनाए गए, नदियों के किनारे देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअल में ये नदियों के किनारे ही क्यों बनाए गए थे, यदि किसी को पता है तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी इससे मिलती रहे। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको इसका सही उत्तर जरूर भेजूंगा। यदि आपको पता हो तो बता दूं कि इस प्रकार के जितने भी स्थलों को नदियों के किनारे बनाया गया था, इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि नदियों के किनारे बनाने से हम आवागमन जिसे हम कहते हैं परिवहन, तो परिवहन की व्यवस्था आसान हो जाती है, जाने आने में समस्या नहीं रहती है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर बनाया था। यहाँ पे कहता है कि यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत ही छोटी बस्ती है। कौन? चनहुदड़ो, जो लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न है। मतलब जो चनहुदड़ो है, यहाँ पर कौन से काम होते हैं, तो यहाँ पर केवल और केवल शिल्प उत्पादन का ही काम होता है। इसी प्रकार के छोटे छोटे चीजों को बनाने का काम किया जाता है। यदि बात करते हैं शिल्प उत्पादन के बारे में, तो शिल्प में ये लोग कौन कौन से काम करते हैं, तो ये लोग मनके बनाते हैं, शंख की कटाई करते हैं, धातु कर्म करते हैं, मोहर का निर्माण करते हैं, बाट को बनाते हैं। ये सारे काम इसमें देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करते हैं इनके बारे में, तो बनाने के लिए हमें कच्चे माल तो चाहिए। तो ये लोग कच्चा माल कहाँ से लेकर के आते हैं, तो कहता है कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता, मतलब कि जब हम मनके बनाते हैं, पोट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें जो भी चीज चाहिए वो चीजें हमें कहाँ से मिलती है। तो क्या है, कार्लियंस। कार्लियंस जो है वह एक टाइप का सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है। इसके साथ जैस्पर, अस्टाफिट, क्वार्टज और सैल खड़ी, इस प्रकार के पत्थरों को, इस प्रकार के कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। किसको बनाने के लिए, तो मनकों के बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ हमें जरूरत पड़ती है पत्थरों की, तांबे की, कांसा की, सोने जैसे धातुओं की, तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी, इन सभी का भी हमें जरूरत पड़ती है मनकों को बनाने के लिए। यहाँ पर एक बात कही जाती है, कहा जाता है कि सभी का प्रयोग मनके बनाने में ही होता था, और कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ करके बनाए जाते थे।
तो ऐसे कौन-कौन सी चीजें हैं जिनको दो या दो से ज्यादा मनकों को जोड़ करके बनाया गया और उनके ऊपर वाले हिस्से में सोने के टोप वाले पत्थर भी लगाए जाते थे। इस प्रकार के चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि उसमें सुंदरता आ सके और टिकाऊपन आ सके। इनके कई आकार होते थे, मतलब कि इसमें जो हमें मनके देखने को मिलते हैं, मनके कितने प्रकार के मिल जाते हैं, तो वो चक्राकार हुआ करते थे, बेलनाकार हुआ करते थे, गोलाकार हुआ करते थे, ढोलाकार और खंडित प्रकार के हुआ करते थे। तो हमें इस प्रकार के क्या मिल जाते हैं देखने को, तो हमें इस प्रकार के बड़े स्केल पर मनकों के आकार देखने को मिल जाते हैं। यदि आप इन दोनों ही आकृति में देखेंगे तो आपको इनके कुछ जानकारियां मिल जाएगी, जैसे कि चक्राकार, चक्र के आकार का। जैसे कि आप ये देख रहे हैं गोल गोल सा, ये चक्र के आकार का है। किस आकार का है, तो ये चक्र के आकार का देखने को मिल जाता है। मैं इसका थोड़ा रंग चेंज करता हूँ, तो आपको चक्र के आकार का ये देखने को मिल जाता है। दूसरा कहता है क्या, बेलन के आकार का। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये बेलन के टाइप का है। किस प्रकार का है, तो ये बेलन के आकार का देखने को मिल जाता है। अगला है गोलाकार, जो गोल गोल रंग के देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये गोल गोल टाइप का है। इसमें जो लगाया गया है मन का, वो गोलाकार है। अगला कहता है क्या, ढोल के आकार का। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये और ये दोनों थोड़ा सा ढोलक के आकार का देखने को मिल जाता है। किसके आकार का, तो ढोल के आकार का देखने को मिल जाता है। अगला है खंडित, जिसे अलग अलग खंडों में बांट दिया गया। जैसे कि ये वाला पार्ट देखो, इसे कई सारे छोटे टुकड़ों में बांट करके बनाया गया है, तो ये खंडित है। ये कैसा है, तो ये खंडित है। ये भी देखा जाए तो ये भी क्या है, ये एक टाइप का औजार था। क्या था, तो ये एक टाइप का औजार था जो इस समय हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस समय कई सारे और विभिन्न प्रकार के मनकों के आकार देखने को मिलते हैं। यहाँ कहता है कि इस समय जो मनके बनाए गए थे, ये उत्कीर्ण और चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया और कुछ पर रेखा चित्र भी उकेरे गए, मतलब रेखाओं के माध्यम से इनके ऊपर एक नया डायग्राम तैयार किया गया। इस प्रकार के जो डायग्राम बनाए जाते थे, इन डायग्रामों में इनके देखा जाए तो आप ज्यामितीय आकार की संरचनाएं ज्यादा देखेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर को देखिए, यदि आप इन दोनों पिक्चर को देखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जगह दोनों ही जगहों पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर बड़े स्केल पर देखने को मिल जाता है। कहता है मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार विभिन्न प्रकार की असमानताएं देखने को मिल जाती है। जैसे सेल खड़ी, जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता है, क्योंकि मुलायम पत्थर होने के कारण हम इसे आसानी से घिस सकते हैं, उसको रगड़ सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, उसमें छेद कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजों की विशेषता इसमें देखने को मिल जाती है। कहता है कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल करके बनाया गया। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विभिन्न प्रकार के आकार के मन के बनाए जा सकते थे। मतलब कि इनको, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये किस टाइप का मन का है, ये किस टाइप का मन का है, ये किस टाइप का मन का है, ये किस टाइप का मन का है। तो यहाँ पर मनकों को अलग अलग आकृतियों में बनाया गया। कहता है सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे। ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि उस समय हमें इस प्रकार के जो मनके मिलते थे, वो बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म मनके मिल जाते हैं। अब कैसा बनाया गया, किस प्रकार से बनाया गया, इसकी जानकारी के बारे में अभी तक किसी भी जो पुरातत्वविद होते हैं उन्होंने अभी तक बताया नहीं है। कहता है पुरातत्वविदों के द्वारा दिए गए या किए गए प्रयोगों ने ये दर्शाया है कि कार्लियंस का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पका करके प्राप्त किया गया। मतलब कि हमारे पास जो भी मनके बन जाते थे, अब इन मनकों को अंतिम अंतिम रूप देने से पहले इन्हें आग में पकाया गया। अब आग में पका करके इन्हें पक्का कर लिया गया, जैसे कि आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर में देख सकते हो। कहता पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा गया। अपरिष्कृत का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया और फिर बारीकी से सल निकाल करके उन्हें अंतिम रूप दिया गया। मतलब कि उसमें डायग्राम बना करके, स्ट्रक्चर बना करके, डिजाइन बना करके एक अंतिम रूप दिया गया।
इसमें घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस प्रकार की जानकारी हमें चनहुदड़ो, लोथल यहाँ से देखने के साथ साथ धोलावीरा से भी हमें इस प्रकार की जानकारी मिल जाती है। कहता है कि मानचित्र 1 में आप नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें। तो नागेश्वर जो बालाकोट है ये कहाँ पर मिलेंगे आपको मैप में? तो आइए देखते हैं मैप में कहाँ कहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ चनहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा को भी हम देखने का काम करेंगे। आइए देखते हैं हमारे पास 5 स्थान कहाँ कहाँ पर और कौन कौन सी जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं गुजरात। पहले देखो गुजरात में आपको मिल जाएगा क्या? गुजरात में आपको नागेश्वर मिल जाएगा और धोलावीरा मिल जाएगा। तो नागेश्वर और धोलावीरा तो हमें मिल गया। अगला यदि हम बात करते हैं तो अगला हमारे पास कौन कौन सा था? तो हमारे पास था बनावली था, कालीबंगन था। ये सारी चीज जगहों तो हमें देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको क्या मिल जाता है? बालाकोट भी देखो मिल गया। ये रहा बालाकोट। तो यहाँ पर भी और कुछ लोथल है, रंगपुर है। सभी के जगहों को आप अच्छे से मैप में देख लो क्योंकि ये मैप में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या दर्शाना चाहते हैं। चलिए देखिए, जब बात करते हैं यहाँ पर तो इन सभी को हमने चिन्हित कर लिया अभी मैप में कि कहाँ कहाँ पर नागेश्वर है, कहाँ कहाँ पर बालाकोट है। हमने इन सभी के बारे में देख लिया। कहता है कि आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां जो है वो समुद्र तट के समीप स्थित है, समुद्र के किनारे स्थित है। कहता है कि ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है। मतलब कि यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो किसके की जानकारी मिल जाती है? तो चूड़ियों के बारे में मिल जाती है, करछियों के बारे में मिल जाती है और पच्चीकारियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। कहता है कि ये निर्माण के कुछ विशेष केंद्र थे जहां से ये माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था और इस प्रकार ये भी संभव है कि चनहुदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों की ओर लाया जाता था। तो बड़े बड़े शहरी केंद्रों की ओर ले जाने के लिए हमने नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे क्या किया? तो समुद्र के किनारे हमने इस प्रकार के स्थलों की स्थापना करना चालू कर दिया। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, क्या कहता है कि जितने भी उत्पादन केंद्र हमने देखे इसकी पहचान हम किस प्रकार से करते हैं? तो पहचान करने के कौन कौन से तरीके हैं इसमें बताया गया है। कहता है कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यता निम्नलिखित को ढूंढते हैं। जैसे प्रस्तर पिंड, यदि आपको ढूंढना है कि क्या शायद यहीं पर हुआ था या नहीं हुआ था तो इसकी जानकारी सबसे पहले हम प्रस्तर पिंड से करते हैं, दूसरा पूरे शंख से करते हैं, तीसरे तांबा अयस्क से करते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कच्चे माल के तौर पे मिल जाते हैं, औजारों के तौर पे मिल जाते हैं या फिर अपूर्ण वस्तुएं जो पूरी तरह से बनाई नहीं गई है, इनको भी पहले के समय में यहीं पर छोड़ दिया गया था। तो इससे जब हमने खोजा तो हमें इसकी जानकारी मिल गई। यहाँ पे कहता है कि त्याग दिए गए माल तथा कूड़ा करकट, इन सभी से जानकारी मिल जाती है कि शायद यहाँ पर पहले कभी क्या हुआ होगा? तो पहले कभी यहाँ पर उत्पादन हुआ होगा। किसका उत्पादन? तो शिल्प का उत्पादन हुआ होगा। तो इस प्रकार से शिल्प उत्पादन के केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो थे इनके जानकारी को प्राप्त करने के कुछ तरीकों के बारे में। इसमें यहाँ पे कहता है क्या, यहाँ पर इसी से संबंधित एक बिंदु कहता है कि यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक माने जाते हैं। तो शिल्प कार्य में सबसे अच्छा संकेत कौन सा है? कूड़ा करकट। जैसे कि आपको पता है कि यदि आपने किसी भी प्रकार के शिल्प को बनाया तो बनाए जाने के बाद इनके जो बचा हुआ माल होता है, बचा हुआ माल, इसके साथ साथ यहाँ पर जो टूटा हुआ माल होता है, तो टूटा हुआ माल हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये माल काफी लंबे समय से एक ही जगह पर दफन रहेगा। जब उसको माइनिंग किया जाएगा, खोदा जाएगा, पुरातत्वविद जब खोदेंगे तो जानकारी मिलेगा कि शायद ये जो चीजें हैं ये चीजें आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से यहीं पे पड़े हुए हैं। इससे जानकारी मिली यहाँ के लोगों को कि शायद यहाँ पर पहले कभी क्या हुआ करता था, तो पहले यहाँ पर कभी इस प्रकार के शिल्प के उत्पादन की जानकारी मिल जाती है। कहता है उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पत्थरों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर ही फेंक दिए गए थे। जैसे कि कोई भी आप घर पे काम करते हैं तो आपका जो घर का कूड़ा कचरा होता है वो अपने आसपास फेंक देते हैं।
इससे जानकारी मिलती है कि शायद प्राचीन टाइम में लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करते होंगे। जब आप हजारों सालों के बाद आपके जगहों का खुदाई की जाएगी तब आपको पता चल जाएगा। कहता है कभी कभी बड़े बेकार टुकड़े को छोटे छोटे आकार की वस्तुओं में बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। कहता है परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया गया, क्योंकि छोटे टुकड़ों का दोबारा से इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पाता है। कहता है कि ये जो टुकड़े हैं इस और संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया गया था। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो शिल्प का उत्पादन था, शिल्प का उत्पादन किन किन जगहों पर किया गया। तो पहला तो हमने ऊपर देख लिया था, बालाकोट में किया गया था, इसके साथ लोथल में किया गया था, रंगपुर में किया गया था। लेकिन इन सभी के सिवाय चनहुदड़ो में भी किया गया था। तो इन सभी के सिवाय और किन किन जगहों पे किया गया, तो दो जगह और थे। इसमें पहला हमारे पास है मोहनजोदड़ो है, और दूसरा जो है हमारे पास वह है हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में दोनों ही जगह पर इस प्रकार के काम बड़े स्केल पर किए गए थे। तो ये तो था आज के टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।